हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लेसमेंट ड्राइव एमसीक्यूज के पार्ट 11 के बारे में। पाइथन प्रोग्रामिंग में तो हम लोग इसको कर ही रहे हैं, आप ऐसा जानते ही हैं। तो इसमें हमारे 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के बारे में। इससे हम लोग एडवांस एमसीक्यू सॉल्व करते जाएंगे अप टू क्वेश्चन नंबर 30, जहाँ पे हमारा क्वेश्चन है फैक्टोरियल का एंड यहाँ पे और भी बाकी हमारे क्वेश्चन मॉड्यूल्स पे हैं। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक एंड मॉड्यूल पे यहाँ पे बेसिकली फोकस करने वाले हैं और यहाँ पे कुछ बहुत मैथ मॉड्यूल पे भी हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। तो हम लोग का आज का टास्क है इन 30 क्वेश्चन को कंप्लीट करना, और जिसमें हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे तो उनमें देखेंगे कि कैसे गलत गलत जो ऑप्शन होते हैं उनको हटा के एक नया ऑप्शन अपने मन से निकाल लेना, अगर आपको कुछ ना आता हो। और बाकी तो मैं आपको यहाँ पे समझा देने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन पे। हमसे क्या कह रहे हैं कि हाउ मेनी एक्सेप्ट स्टेटमेंट कहना ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक है। तो आप ये कह रहे होगे ये तो आपने पिछली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन में यही बताया था। तो बिल्कुल सही बात है, मैं इसको यहाँ पे दोबारा दोहराना चाहता हूँ क्योंकि ट्राई एक्सेप्ट के बारे में, एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में हम लोग के एमसीक्यूज हैं, तो इसमें ये वाला क्वेश्चन तो बनता ही। पहला क्वेश्चन है बेसिक है तो इसको बताना जरूरी है। तो क्या कह रहा है, एक्सेप्ट स्टेटमेंट हमारे कितने हो सकते हैं एक ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में। देखो ट्राई में हम लोग क्या करते हैं, वो चीजें स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि गलत होने के चांस होते हैं। तो जब एक बार वो गलत होगा तो उसमें एरर तो आएगी। अब एरर आएगी तो उसके लिए एक एक्सेप्ट स्टेटमेंट तो होना ज़रूरी है। अब एक हो सकता है, अब और भी हो सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब मोर देन वन, मतलब एक तो होना ज़रूरी है, एक से ज़्यादा चाहे जितने भी आपके एक्सेप्ट स्टेटमेंट हो सकते हैं आपके ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या कह रहा है, व्हेन विल बी द एल्स पार्ट ऑफ द ट्राई एग्जीक्यूट एल्स बी एग्जीक्यूटेड। कभी कभी हम लोग के पास ट्राई ब्लॉक दिया होता है, उसके नीचे एक्सेप्ट ब्लॉक होता है, इसके नीचे एल्स ब्लॉक होता है। होता क्या है, ट्राई ब्लॉक चला, अगर मान लो एरर आती है तो हमारा एक्सेप्ट चलेगा, अगर एरर नहीं आती तो हमारा एल्स चलेगा। तो हमारा एल्स कब चलेगा, जो व्हेन नो एक्सेप्शन अकर्स। अभी मैंने बोल ही दिया तभी आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहे हैं कि क्या ये फॉलोइंग कोड वैलिड है। तो ट्राई में कुछ काम हो रहा है, फिर एक्सेप्ट में यहाँ पे एक्सेप्शन है कुछ, मान लो अगर आ जाती है तो उसके हिसाब से कुछ यहाँ पे काम हो रहा है, फिर फाइनली में यहाँ पे कुछ काम हो रहा है। तो ट्राई एक्सेप्ट और फाइनली, असल में एक और मेरे पास कीवर्ड होता है रेस। तो ट्राई एक्सेप्ट फाइनली और रेस, इन चारों का यूज मैंने आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग की वीडियो में बताया हुआ, अगर ना देखा हो तो आई बटन पर क्लिक करके उसे देख लेना। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखे हैं। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही लिखा हुआ, कोई भी गलती यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा यस। मगर यहाँ पे बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि फाइनली ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है भाई, ये गलत लिखा है। फाइनली को हम यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट के साथ, ऐसा नहीं है। एक्सेप्ट का काम अपना अलग होता है, एक्सेप्शन आती है तो एक्सेप्ट ब्लॉक चलता है, और फाइनली तो हमेशा चलेगा। समझ रहे हो, ये हमसे क्या कह रहा है कि फाइनली मस्ट कम बिफोर, फाइनली को एक्सेप्ट के पहले आना चाहिए, ऐसा नहीं फाइनली हमेशा आखिरी में आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे फू नाम का, ठीक है, उसको हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाते हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं प्रिंट वन करने को ट्राई कर रहे हैं, तो वन हमारा प्रिंट हो जाएगा। और वन हमारा प्रिंट हो जाएगा तो हमारा फाइनली ब्लॉक भी चलेगा। समझ रहे हो, फाइनली ब्लॉक जैसे ही चलेगा तो हमारा टू भी प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा क्या क्या प्रिंट हो गया, वन भी प्रिंट हो गया, टू भी प्रिंट हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, वन एंड टू। तो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि हमें ये चीज ट्राई करनी है। क्या ट्राई करनी है, क्या टू जो कि कैरेक्टर फॉर्म में है, क्या ये नहीं इक्वल है इंटीजर फॉर्म में। तो बिल्कुल सही बात है, कैरेक्टर फॉर्म में टू अलग होता है, इंटीजर फॉर्म में अलग होता है। तो ये लाइन बिल्कुल ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो रेस कर दो वैल्यू एरर को, तो एक वैल्यू एरर जनरेट कर दो, और जैसे ही वैल्यू एरर जनरेट होगी तो एक्सेप्ट ब्लॉक में ढूंढेगा क्या वैल्यू एरर है। तो देखिएगा एक्सेप्ट ब्लॉक में वैल्यू एरर है, अरे है, तो हम लोग वैल्यू एरर न मार के अब हम क्या करेंगे, उसकी जगह प्रिंट कर देंगे वैल्यू एरर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वैल्यू एरर प्रिंट हो जाएगा। अब नीचे कहीं फाइनली नहीं लिखा है तो फाइनली हमारा प्रिंट, फाइनली नहीं लिखा था मतलब कुछ नहीं प्रिंट होगा। तो वैल्यू एरर जो है इतना हमारा आगे हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है, हमारे पास ये है ट्राई ब्लॉक, इसमें लिखा है प्रिंट ट्राई। तो ट्राई हमारा प्रिंट कर देगा, ठीक है। एक्सेप्ट वैल्यू एरर, तो क्या कोई वैल्यू एरर आई है क्या, नहीं आई है। तो ट्राई में प्रिंट हो गया ट्राई, और उसका फाइनली हमारा चल जाएगा तो प्रिंट हो जाएगा फाइनली। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ट्राई फाइनली। तो ट्राई फाइनली हमारा प्रिंट हो जाएगा। अलग अलग लाइन पे होगा बट यहाँ पे सेम लाइन पता नहीं क्यों दिखाए इन लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे g इज इक्वल टू f8। तो f में 8 पास होगा, x की वैल्यू 8 होगी। अब जब भी हम यहाँ पे g को बुलाएंगे तो हमारा 8 पहले, तो अगली बार वैल्यू हमारी 9 आएगी, क्योंकि हम लोग ईड कर रहे हैं। यहाँ पे ईड की वर्ड के इस तरह इसका यूज मैं आपको बता चुका हूँ। प्रिंट कर रहा है नेक्स्ट ऑफ g, तो पहले g में क्या आ गया, f8 चला गया, मतलब x की वैल्यू 8 हो गई। और यहाँ पे फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा कभी, ईड के केस में फंक्शन खत्म नहीं होता, रिटर्न नहीं करता है, ये रुक जाता है, पॉज हो जाता है। तो मान लो यहाँ पे आके पॉज हो गया हमारा, इस लाइन पे हमारा फंक्शन पॉज हो गया, बट एक्स में वैल्यू 8 पड़ी हुई है।
हम क्या करें, नेक्स्ट निकालना चाहते हैं जी का, तो नेक्स्ट कैसे आएगा, 8 पड़ा हुआ है, नेक्स्ट कैसा आएगा 8 + 1 मतलब 9, तो हमारा क्या आ जाएगा 9, समझ रहे हो। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, हमसे क्या कह रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा। ए में 20 पड़ा है, बी में 30 पड़ा है, एक ये लाइन लिखी हुई है एसेट बी माइनस ए इज स्मॉलर देन बी। मैंने इसका आपको साफ साफ इसका यूज बताया, मेरे ख्याल से यही सेम एग्जांपल मैंने लिया था जब मैंने एसेट आपको समझाया हुआ था, तो आई होप कि आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो भी आप आई बटन पर क्लिक करो, वीडियो देखो, उसके बाद समझो। यहाँ पे ए में वैल्यू 20 है, बी में वैल्यू 30 है, एसेट लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब आप इसका आंसर निकालोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। प्रिंट कर रहा है बी, तो बी की वैल्यू क्या है 30, अब बी की वैल्यू 30, तो हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा 30, तो सिंपल 30 प्रिंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, हमसे क्या कह रहा है कि आउटपुट बताइए इसका, कि हमारे पास फंक्शन है एंड g इज इक्वल टू F9, हमने g इक्वल टू F9 कर दिया है, और ये क्या कर रहा है, ये भी वैल्यू ईड कर रहा है। तो जब ये वैल्यूज ईड करेगा तो यहाँ पे हमने कहीं नेक्स्ट g तो लिखा नहीं, अगर हम यहाँ पे लिख दें नेक्स्ट ऑफ g, अब इसको प्रिंट करो तो फिर भी बात बनती है कि हमें कुछ प्रिंट मिलेगा, बट यहाँ पे हमने सिर्फ g इक्वल टू F9 लिखा है, यहाँ पे हमने प्रिंट तो कहीं करा ही नहीं ना, नेक्स्ट g तो कहीं करा ही नहीं, नेक्स्ट जी नहीं करा है, तो इसका मतलब कोई भी आउटपुट यहाँ पे नहीं आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, क्या कह रहा है, क्या एक ब्लॉक एक्सेप्ट स्टेटमेंट का क्या बहुत सारी एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कर सकता है। तो यहाँ पे आंसर है यस, मगर क्या इस तरह से करेगा, टाइप एरर, कॉमा, सिंटैक्स एरर, ऐसे बहुत सारे। तो देखो इस तरह से कर सकता है, बट वो टपल के फॉर्म में करता है, मतलब अगर हम इसको यहाँ पे टपल के फॉर्म में, इसको इन सारी जितनी भी वैल्यूज आने वाली हैं इन सबको हम टपल के अंदर रख दें तो ये लाइन सही हो जाएगी, बट यहाँ पे टपल नहीं बना हुआ है, इसका मतलब अभी हम इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऐसे सिंपल ऐसे नहीं लिख सकते। यस लाइक एक्सेप्ट, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेप्ट के अंदर यहाँ पे लिस्ट में पास करेंगे, लिस्ट में पास करते टपल में पास होता है। नो नन ऑफ द मेंशन, नन ऑफ द मेंशन आंसर है, क्योंकि टपल के फॉर्म में हम हमेशा अपनी जितने भी एरर आती है उनको एक्सेप्ट ब्लॉक में भेज देते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसका देखते हैं। ए नाम का फंक्शन है, इसको हमने कॉल करा है, आ जाते हैं, ट्राई करो x,4 को ट्राई करेगा, तो जब ट्राई करेगा तो यहाँ पे x की उसको कोई प्री डिफाइंड वैल्यू नहीं पता है, तो इसका यहाँ तो एरर जनरेट होनी है। अब यहाँ पे जो एरर जनरेट होनी है तो उसके से फाइनली भी हमारा चलने वाला है, तो फाइनली का क्या आ जाएगा आफ्टर f, तो पहले हमारा आफ्टर f यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, तो हमारा आफ्टर f हमारा प्रिंट हो गया, या ये है या फिर ये, इन दोनों में कोई एक आंसर है। बट आफ्टर f प्रिंट होने के बाद यहाँ पे देखेगा x की वैल्यू तो उसे पता ही नहीं ना, एक्स की वैल्यू जब नहीं पता तो उसके इसमें एरर आनी चाहिए, और जब एरर आएगी तो वो कैसी एरर होगी कि भाई एक्स नाम का ऐसा कोई वेरिएबल आपने डिफाइन ही नहीं करा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू एरर आएगी, सॉरी नेम एरर आएगी, क्योंकि एक्स में कोई आपकी वैल्यू पड़ी नहीं, तो ये नाम आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो आफ्टर एफ के बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, नेम एरर आ जाएगी। तो आप इसको एक बार अपने इंटरप्रेटर पे चला के देखना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, हमसे क्या कह रहा है, एक फू नाम का मेरे पास फंक्शन है, ठीक है, एंड k इज इक्वल टू फू, तो हमने फू को कॉल करा और जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो k में जाके सेव कर देंगे। तो देखते हैं यहाँ पे आते हैं ट्राई रिटर्न 1, ट्राई ब्लॉक में आए और रिटर्न 1 करा, बट ट्राई अगर एग्जीक्यूट हुआ है तो फाइनली तो एग्जीक्यूट होगा ना, और जैसे ही फाइनली एग्जीक्यूट होगा रिटर्न 2 भी हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या रिटर्न हो रही है, इस फंक्शन से 2 रिटर्न हो रही, तो k में आ जाएगा 2, तो प्रिंट हो जाएगा 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी मतलब 2। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं, हमने एक फंक्शन बना हुआ है g इज इक्वल टू f8, मतलब हमने यहाँ पे 8 पास कर दिया x की जगह और उसको g में रखा हुआ है। अब यहाँ पे ईड कर रहा है वैल्यू से, तो हम लोग अगर लिस्ट ऑफ g बोलेंगे, तो लिस्ट ऑफ g बोलेंगे, इसका मतलब जो भी ये लूप के अंदर जितनी भी वैल्यूज हमें मिलने वाली वो एक लिस्ट के अंदर आ जाएंगी। तो i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चल रही है, 0 से लेकर 4 तक चल रही है, तो हर बार 0 से लेकर 4 तक हमें वैल्यूज मिल जाएंगी, 0 1 2 3 4 एक लिस्ट के अंदर, तो लिस्ट के अंदर ही आ जाएंगी, तो हमारा लिस्ट के अंदर 0 1 से लेकर 4 तक आ जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, क्या कह रहा है, इस पे क्या एरर आएगी, इंपोर्ट आइटर टूल इंपोर्ट कर रहा है, L1 में हमारा टपल है, L2 में हमारी लिस्ट है, हम लोग आइटर टूल और चेन का यूज कर रहे हैं, L1 L2 इसमें पास कर दिया है और उसको L में जाके स्टोर कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं नेक्स्ट ऑफ L1, अब यहाँ पे एक चीज देखो, नेक्स्ट कर रहे हैं L1 का, अब देखो हम यहाँ पे L1 जो अगर लिखे हैं तो L1 ये सिंपल हमारा टपल है, ठीक है, और हम नेक्स्ट कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे हमारा आइटरेटर होते हैं। अब आइटरेटर कैसे, इस केस में देखो ईड था, जब पिछले कुछ केस हमने देखे जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जी लिख रहे थे, तो उस केस में हमें 8 की जगह 9 मिला था ना,
जब हम 8 पास कर रहे थे तो हमें 9 मिला था, क्योंकि वहाँ पे x+1 हमें ईड करके दे रहा था। तो वो केस में क्या था, आइटरेटर, तो इनमें तो फिर भी आइटरेटर में नेक्स्ट का यूज हम कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो टपल है ना, अब सिंपल टपल है, अब ये तो कहीं ईड वैल्यू कोई कर ही नहीं रहा है, कोई भी वैल्यू ईड नहीं होगी, इसका मतलब ये जो है इसमें हम लोग नेक्स्ट का यूज कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे तो नेक्स्ट का यूज कर रहा है, तो हमारा क्या आ जाएगा कि जो टपल होता है वो हमारा आइटरेटर नहीं होता है, तो टपल ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेटर, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है, एक गेट मंथ नाम का फंक्शन है, उसमें 6 पास कर दो, m में वैल्यू 6 आ गई। क्या 6 कम होता है 1 से? ना। क्या 6 बड़ा होता है 12 से? ना। तो इफ वाली कंडीशन गलत हो गई, प्रिंट कर देगा m, तो प्रिंट हो जाएगा 6, तो हमारा 6 जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है, वैलिड इज इक्वल टू फॉल्स। और इससे पहले यहाँ पे आते हैं, कह रहा है आउटपुट बताओ अगर इनपुट 6 है तो। ठीक है, वैलिड में वैल्यू फॉल्स पड़ी है, वाइल नॉट वैलिड मतलब वाइल ट्रू, मतलब पहली बार लूप चल गया, अंदर आए। ट्राई क्या करेगा, n में वैल्यू इनपुट ले रहा है, वैल्यू 6 आके इनपुट हो रही है, तो वाइल n mod 2 इज इक्वल टू 0। जब तक मेरा 6 में जब हम 2 से डिवाइड करते हैं अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो प्रिंट करो बाय। तो पहली बार इधर आया 6 mod 2 इक्वल टू 0, सही बात है, प्रिंट करेगा बाय। दोबारा यहाँ आया 6 mod 2 0, तो दोबारा बाय प्रिंट करेगा। जितनी बार ये लाइन पे आएगा बार बार ये कंडीशन ट्रू ही होती जाए, क्योंकि n की वैल्यू को छोटा बड़ा हम कुछ कर ही नहीं रहे, लूप 2 ही लाइन का है। जबकि वाइल लूप में अगर हम n की वैल्यू छोटी करते जाते तो समझ में आता है कि कुछ यहाँ पे कभी कंडीशन फॉल्स होगी, बट ये कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं हो रही है। कंडीशन फॉल्स नहीं होगी लूप में, इसका मतलब वो लूप इन्फिनाइट चला गया, इन्फिनाइट चला गया मतलब इन्फिनाइट बार चलेगा, मतलब इन्फिनाइट बार बाय हमारा प्रिंट होगा, तो कभी इस लाइन से नीचे वो आ ही नहीं पाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, बाय जो है प्रिंट हो जाएगा इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही है। आते हैं इस क्वेश्चन में, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन करेक्टली डिस्क्राइब अ मॉड्यूल। एक मॉड्यूल के लिए करेक्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है, कि मॉड्यूल को क्या हम ट्रिपल कोट से डिनोट करते हैं, तो ट्रिपल कोट से कभी डिनोट करा ही नहीं ना, ये तो यही गलत हो गया। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, किसी भी फंक्शनैलिटी को एक प्रोग्राम के अंदर रखने के लिए जो डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन होता है, ये कुछ बहुत अच्छी लग रही है डेफिनेशन। क्वेश्चन सी पे आते हैं, डिफाइंस द स्पेसिफिकेशन ऑफ हाउ इट इज टू बी यूज्ड। किसका क्या, डिफाइंस द स्पेसिफिकेशन ऑफ हाउ इट इज, ये तो अधूरी डेफिनेशन है, ये तो होगा ही नहीं। एनी प्रोग्राम दैट रीयूजेस कोड, ये हो सकता है एक तरह से, क्योंकि जो भी प्रोग्राम जो कोड को रीयूज करे, बट प्रोग्राम थोड़ी ना, बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट डेफिनेशन यहाँ पे हमारे पास है, बाकी या तो अधूरी या तो गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग इजंट ट्रू अबाउट मेन मॉड्यूल। मेन मॉड्यूल के बारे में क्या सत्य नहीं है, क्या गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जब भी हम पाइथन फाइल को चलाते हैं तो हर बार हम लोग मेन फंक्शन नहीं बनाते हैं, तो जब भी हम पाइथन फाइल को चलाते हैं तो उसी को मेन मॉड्यूल मान लिया जाता है प्रोग्राम का। बिल्कुल सही बात है, मान लिया जाता है। मेन मॉड्यूल में हो सकता है हम इंपोर्ट कर सकते हैं बहुत सारे मॉड्यूल्स, तो बिल्कुल सही बात है, मेन मॉड्यूल आपका एक बनेगा, उसमें आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हम इंपोर्ट कर सकते हैं, सही बात है। स्पेशल नेम गिवन टू मेन मॉड्यूल, मेन मॉड्यूल को स्पेशल नाम जो दिया जाता है वो क्या मेन है, बिल्कुल सही बात है, मेन नेम इज इक्वल टू मेन होता है। अदर मेन मॉड्यूल कैन इंपोर्ट मेन मॉड्यूल, क्या दूसरे मेन मॉड्यूल क्या मेन मॉड्यूल को ही इंपोर्ट कर लेंगे, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं होता। तो हमारी यही लाइन यहाँ पे क्या है, फॉल्स है, मतलब गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग मॉड्यूल। मॉड्यूल को यूज करने का क्या एडवांटेज नहीं है, तो प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ रीयूज ऑफ प्रोग्राम कोड। सही बात है, हमारा प्रोग्राम कोड जो होता है उसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं, जब हमने एक बार फंक्शन बना दिया उसको जितनी बार भी कॉल करो आप। प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ डिवाइडिंग अप टास्क, इसमें हम टास्क को डिवाइड कर देते हैं। सही बात है, क्योंकि चाय वाला अगर बनाना है तो चाय वाले का फंक्शन अलग हो गया, सब्जी वाले का अलग हो गया, तो अलग अलग फंक्शन अलग अलग बने हुए हैं, तो हम लोग टास्क को अलग अलग डिवाइड कर दिया। सही बात है। प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ प्रोग्राम। देखो, हम लोग मॉड्यूल्स का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम लोग को थोड़ा कम कोड लिखना पड़ता है, क्योंकि हम डायरेक्टली फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि प्रोग्राम का साइज है छोटा हो गया, ऐसा नहीं है। वो प्रोग्राम का जो जितना भी फंक्शन होता है वो जाके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। तो रिड्यूसिंग द साइज ऑफ प्रोग्राम, ये तो यहाँ पे गलत हो गया ना, यही गलत है हमारा। ये क्या कह रहा है कि हम टेस्टिंग कर सकते हैं अलग अलग प्रोग्राम के पार्ट्स की, तो सही बात, टेस्टिंग यहाँ पे हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड नेम स्पेस। इनमें से कौन सा एक वैलिड नेम स्पेस नहीं है। नेम स्पेस में आपको ये बताना चाहता हूँ कि मान लो मेरे पास एक फंक्शन है XYZ नाम का, जब फंक्शन है फैक्टोरियल नाम का, तो उस फैक्टोरियल नाम के फंक्शन का अपना एक नेम स्पेस होगा। नेम स्पेस मतलब वो जगह जहाँ पे उस फंक्शन के जितने भी वेरिएबल्स हैं वो जाके सेव होने वाले हैं। तो फैक्टोरियल नाम के फंक्शन में कौन कौन से वेरिएबल होंगे, फैक्ट, तो फैक्ट जाके वहाँ पे सेव हो गया हमारे, कहाँ, किस पे, हमारे जो फंक्शन का जो नेम स्पेस है। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि इसमें कौन सा नहीं है वैलिड नेम स्पेस। ग्लोबल नेम स्पेस मतलब जिसमें सारे के सारे ग्लोबल जितने भी वेरिएबल होते हैं सारे आके ग्लोबल नेम स्पेस से सेव होते हैं। बिल्ट इन नेम स्पेस मतलब जितने भी बिल्ट इन
आप जानते हो बिल्ट इन जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं, वो सारे जाके जो है हमारे बिल्ट इन नेम स्पेस पे सेव हो जाएंगे। लोकल नेम स्पेस मतलब जो लोकल वेरिएबल्स हम लोग यूज करते हैं फंक्शन के अंदर, जैसे ही फंक्शन खत्म वो नेम स्पेस खत्म, तो जब तक फंक्शन चल रहा है वो नेम स्पेस चल रहा है। इसका मतलब लोकल नेम स्पेस में क्या होगा, ये बिल्कुल सही बात है। बट पब्लिक नेम स्पेस ऐसा कोई नेम स्पेस पॉसिबल नहीं है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यही हमारा इनवैलिड हमारा नेम स्पेस है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, कह रहा है प्रोग्राम कोड मेकिंग यूज ऑफ गिवन मॉड्यूल इज कॉल्ड। ऐसा प्रोग्राम कोड जिसको क्या कह रहा है, प्रोग्राम कोड मेकिंग यूज ऑफ गिवन मॉड्यूल, अच्छा, ऐसा प्रोग्राम जो किसी और मॉड्यूल को यूज कर रहा हो, तो उस केस में उस मॉड्यूल को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्लाइंट। अब देखो कोई मेरा क्लाइंट है तभी तो कोई वैल्यू हम लोग यूज कर सकते हैं, उसकी कोई फंक्शनैलिटी हम लोग यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, हमसे क्या कह रहा है कि यहाँ पे बड़ा सा क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा। एल नाम की एक लिस्ट है, ठीक है, हम लोगों ने कन्वर्ट फंक्शन बनाया हुआ है, कन्वर्ट में 6 पास कर दिया है, 6 यहाँ बी पे आया, क्या 6 इक्वल टू 0 नहीं, तो 6 मॉड 2 निकालो और उसको डिजिट में सेव कर दो, तो मतलब 6 मॉड 2 आ जाएगा 0, और उसको लिस्ट में अपेंड कर दो, तो लिस्ट में आ गई वैल्यू मेरे 0। फिर हमसे क्या कह रहे हैं, कन्वर्ट फंक्शन दोबारा इसी फंक्शन को बुलाओ और इस पर 6/2 कर दो, 6/2 कर दो मतलब वैल्यू हो गई 3। अब 3 आया, क्या 3 0 है नहीं, तो क्या 3 मॉड 2 कितना आएगा, 1 आएगा, 1 जाके हमारी लिस्ट में अपेंड हो जाएगा, तो 0,1 हो गया। इसके बाद 1/2 1 नहीं 3 था, बी की वैल्यू 3 थी, 3/2 कितना हो गया, 1 हो गया, 1 यहाँ पे आया, 1 0 के बराबर है नहीं है, डिजिट इक्वल 1/2 करेंगे दोबारा 1 आएगा, वो दोबारा जाके लिस्ट में सेव हो जाएगा, तो लिस्ट में जाके एक और अपेंड हो गया 1। फिर अब 1/2 करा तो 0 आया, 0 आया तो रिटर्न कर देंगे हम अपनी लिस्ट, तो ये फंक्शन यहाँ से खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे, लिस्ट को हम रिवर्स कर देंगे, तो मतलब ये 0 1 1 था, अब ये 1 1 0 हो जाएगा। अब उसी लिस्ट को हम लोग प्रिंट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 1 0। ठीक है, क्वेश्चन 23 पे आते हैं, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट इम्पोर्ट मॉड्यूल नेम। जब भी हम किसी भी मॉड्यूल को इम्पोर्ट करते हैं, जैसे इम्पोर्ट मैथ कर रहे हैं, तो उसमें क्या गलत लिखा हुआ है, तो नेम स्पेस जो भी होगा हमारे इम्पोर्टेड मॉड्यूल का, वो हमारे इम्पोर्टिंग मॉड्यूल का पार्ट बन जाएगा। मतलब अगर मेरा ये प्रोग्राम मेरे इस मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर रहा है, तो अभी इस प्रोग्राम का अपना अलग नेम स्पेस होगा, और उसका अलग पब्लिक नेम स्पेस होगा, उसका अलग जो है सॉरी उसका अलग ग्लोबल नेम स्पेस होगा, उसका अलग लोकल नेम स्पेस होगा, और जो हमारा इंपोर्टिंग मॉड्यूल है मैथ मॉड्यूल, उसका अपना अलग होगा नेम स्पेस। तो ये हमसे क्या कह रहा है कि जो मैथ मॉड्यूल जो हमारा इंपोर्ट हो रहा है, वो क्या उसका नेम स्पेस जाके पार्ट बन जाएगा हमारे इस प्रोग्राम के मॉड्यूल। ये तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, इसका अपना अलग नेम स्पेस होगा, उसका अपना अलग नेम स्पेस, कभी दोनों नेम स्पेस साथ में मिल थोड़ा जाएंगे। तो यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे गलत लिखी हुई है, बाकियों को देख लेते हैं। कह रहा है इससे हम लोग नेम क्लैश से बच जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, इससे हम नेम क्लैश से बचते हैं। मान लो कि आपने क्या करा है, एक फंक्शन बनाया फैक्टोरियल नाम का, और फैक्टोरियल नाम का फंक्शन आपका बना हुआ है इतना बड़ा, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर रहे हो कि इम्पोर्ट मैथ कर रहे हो, तो अगर आप वहाँ पे मैथ डॉट फैक्टोरियल लिखोगे, तो मैथ डॉट फैक्टोरियल भी एक छोटा आपके लिए इनबिल्ट फंक्शन था, आप उसे भी यूज कर सकते हो, आप अपना वाला भी बड़ा सा फंक्शन यूज कर सकते हो। बट वहीं पे आप लिख दो फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट फैक्टोरियल, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि आपका जो फंक्शन का नाम फैक्टोरियल, और मैथ मॉड्यूल से भी आपने फैक्टोरियल को डायरेक्टली बुला लिया, तो अब आप फैक्टोरियल यूज करोगे तो प्रोग्राम कंफ्यूज हो जाएगा कि दो फैक्टोरियल पड़े हुए, किसको यूज करें। तो वहाँ पे क्या होगा, नेम क्लैश होगा। तो अगर हमें इंपोर्ट मैथ लिखना है, तो हमें लिखना पड़ेगा मैथ डॉट फैक्टोरियल, तो उस केस में साफ साफ समझ में आएगा कि ये फैक्टोरियल फंक्शन यूजर ने बनाया है, और मैथ डॉट फैक्टोरियल मैथ मॉड्यूल का है। तो उस फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट का मतलब ये जो इंपोर्ट का फॉर्म होता है, इसमें प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, नेम का क्लैश नहीं होगा। नेम स्पेस जो इंपोर्टेंट मॉड्यूल का होता है, वो अवेलेबल हो जाता है इंपोर्टिंग मॉड्यूल, सही बात है, मतलब मैथ मॉड्यूल का जितना भी नेम स्पेस है वो अवेलेबल हो जाएगा। हाँ, उसकी चीज़ें उसके वेरिएबल यूज कर सकते हैं, उसके फंक्शन यूज कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ा है वो किस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन वैलिड है, ऑप्शन सी सही है। आइडेंटिफाई जो मॉड्यूल के होते हैं उसको मॉड्यूल नेम डॉट आइडेंटिफाई से एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे, ये मुझे गलत लग रहा है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, हमसे क्या कह रहा है कि डैश इज अ स्ट्रिंग लिटरल डिनोटेड बाय ट्रिपल कोट्स फॉर प्रोवाइडिंग द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ सर्टेन प्रोग्राम एलिमेंट। जब भी हम किसी फंक्शन को बनाते हैं, या फिर जब भी हम बड़ी सी कोई कोड लेकर होते हैं, प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तो उसमें जो फंक्शन होता है, फंक्शन के अंदर हम लोग वहाँ पे एक स्ट्रिंग के अंदर कुछ चीज़ें लिखते हैं, जिससे हमें पता चल सके कि दोबारा हम कोड देखें तो हमें पता चल सके कि भाई ये फंक्शन हमने क्यों बनाया था। तो उसको कहते हैं हम लोग डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग कैसे डिनोट होती है, ट्रिपल कोट से डिनोट होती है, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर आपने ना देखा वीडियो, तो आई बटन पर क्लिक करके देख लियो। ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट फ्रॉम इंपोर्ट फॉर्म ऑफ इंपोर्ट। मतलब जब हम फ्रॉम मैथ इंपोर्ट समथिंग अगर हम ऐसा करते हैं, तो इसमें क्या खामियां हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था
कि फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल करोगे और एक अपना खुद का फैक्टोरियल फंक्शन बना लोगे तो आपका कंपाइलर आपका इंटरप्रेटर कंफ्यूज हो जाएगा, आपका फैक्टोरियल ये वाला यूज़ करें या फिर मैथ मॉड्यूल का यूज़ करें। तो उस केस पे क्या होगा, नाम का क्लैश हुआ जा रहा है ना, तो वही यहाँ पे हमारा कह रहा है कि इसमें से क्या गलत है। तो ये इसमें जो है प्रिवेंट करता है नेम क्लैश। तो ऐसा तो नहीं, नेम क्लैश तो होता है, तो हमें डायरेक्टली हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे मिल गया, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन 26 पे आते हैं, हमसे क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी बात सही है टॉप डाउन डिजाइन प्रोसेस। टॉप डाउन डिजाइन प्रोसेस मतलब ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना, एक कोई भी डिजाइन को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। तो टॉप डाउन डिजाइन प्रोसेस ये होता है। और इसमें क्या सही लिखा है टॉप डाउन डिजाइन प्रोसेस के बारे में, उसको जानते हैं। डिटेल जो प्रोग्राम की होती है, प्रोग्राम डिजाइन की, उसको हम पहले ही बता देते हैं ओवरऑल डिजाइन बनाने से पहले। ये नहीं सही है। ओनली द डिटेल ऑफ प्रोग्राम और एड्रेस, सिर्फ प्रोग्राम की डिटेल एड्रेस करके क्या फ़ायदा है, बाकी भी तो बाकी डिटेल्स कौन एड्रेस करने वाला है। द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ अ प्रोग्राम इज एड्रेस बिफोर द डिटेल। ओवरऑल डिज़ाइन जो प्रोग्राम की होगी, ओवरऑल डिज़ाइन यहाँ पे वो बात हो रही है। एक प्रोग्राम को बनाने से पहले जितनी भी डिज़ाइन यहाँ पे हमारी जनरेट हो रही है, उसको हम पहले ही डिटेल्स से पहले ही उसको एड्रेस कर लेंगे, उसको देख लेंगे। तो ये लाइन फिर भी सही लग रही है। चौथा आते हैं, सिर्फ डिज़ाइन जो है प्रोग्राम की से एड्रेस करेंगे। क्या फूफा घर है जो डिज़ाइन एड्रेस करेंगे, पूरा पूरा ओवरऑल डिज़ाइन करनी चाहिए। तो ओवरऑल डिज़ाइन यहाँ पे ओवरऑल लिखा है, इसलिए मैं सी ऑप्शन के साथ जाना चाहूँगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आता है, क्या कह रहा है कि टेल रिकर्जन क्या होता है। टेल रिकर्जन वो रिकर्जन होता है जिस रिकर्जन में आखिरी लाइन पे हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं, मतलब लास्ट स्टेटमेंट जो होता है वो फंक्शन कॉल का होता है। तो ऐसा रिकर्सिव फंक्शन जिसमें दो बेस केस होते हैं, ऐसा नहीं, इसे टेल रिकर्जन नहीं कहते। अ फंक्शन वेयर रिकर्सिव फंक्शन लीड टू इनफिनाइट लूप ना। अ रिकर्सिव फंक्शन वेयर फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, से वैल्यू को प्रिंट करे, कोई चीज रिटर्न न करे ना, इसे भी टेल रिकर्जन नहीं कहता। ऑप्शन चौथा ही वजह है, बाकी तीन ऑप्शन ही यहाँ पे में वाहियात दिख गया, तो ऑप्शन चौथा तो सही होना ही है। क्या कह रहा है, फंक्शन जिसमें रिकर्सिव कॉल लास्ट चीज होती है वो एग्जीक्यूट हो रही है फंक्शन है, बिल्कुल सही बात है, लास्ट चीज होती है जो एग्जीक्यूट होती है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, हमसे कह रहा है इनमें से कौन सी बातें मॉड्यूल्स के बारे में फॉल्स है। तो जब हम फ्रॉम मैथ इंपोर्ट समथिंग ये वाला इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं, तो आइडेंटिफायर्स बिगिनिंग विद टू अंडरस्कोर, जो दो अंडरस्कोर से शुरुआत होती है, जिन्हें आइडेंटिफाई की, उन्हें प्राइवेट बोलते हैं और उनको इंपोर्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, ये मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में भी आपको समझाया था कि जब हम दो अंडरस्कोर लगा देते हैं तो उसको प्राइवेट वेरिएबल्स में एक्सेस करा जाता है, मतलब प्राइवेट वेरिएबल मान लिया जाता है। तो उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं प्रोग्राम्स में, अगर हम उस फाइल को इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो उस मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है, dir जो बिल्ट इन फंक्शन होता है, ये इसमें जितने भी आइटम होते हैं आपके नेम स्पेस में मेन मॉड्यूल के, वो उसको जो है मॉनिटर कर रहा होता है। dir कभी भी आप लिख दोगे, जितने भी आप उसमें वेरिएबल्स का यूज कर रहे हो, जितने भी फंक्शन सारे आपके सामने आ जाते हैं, ठीक है। इसको यूज करके खुद देख लेना, मैंने करके भी आपको बताया हुआ है एक बार। इन द फ्रॉम इम्पोर्ट, जब ये तरीका होता है फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट समथिंग वाला, तो इसमें सारे आइडेंटिफायर रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर प्राइवेट और पब्लिक आर इम्पोर्टेड, मतलब जितने भी आइडेंटिफायर हैं वो सारे के सारे इम्पोर्ट हो जाते हैं। अगर वो प्राइवेट है तो भी इम्पोर्ट हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। प्राइवेट वैल्यूज हमेशा इम्पोर्ट नहीं होती, मतलब कभी नहीं होती इम्पोर्ट। पब्लिक वैल्यूज जितनी भी हैं वो सारी इम्पोर्ट हो जाती हैं। तो ये लाइन हमारी गलत है। जब भी मॉड्यूल को लोड करा जाता है तो उसका कंपाइल्ड वर्जन जो है वो .pyc नाम से हमारा प्रोड्यूस होता है। तो बिल्कुल सही बात, .pyc नाम से हमारा एक मॉड्यूल यहाँ पे कंपाइल्ड वर्जन जो होता है हमारे मॉड्यूल का वो बनता है पहले, मतलब हमारी .py फाइल होती है। इसके बाद इसको जब हम लोग यहाँ पे इंटरप्रेट करते हैं तो उसका हमारी .pyc फाइल बनती है। जब भी हम इसको कंपाइल करेंगे, असल में कंपाइल करने में ही हमारी जो है इंटरमीडिएट फाइल बनती है। इंटरप्रेटर में तो ऐसा नहीं होता है, बट कंपाइल्ड वर्जन यहाँ पे पूछा है तो उसके लिए .pyc हमारा होता है। तो यहाँ पे डी भी सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे मुझे गलत लग रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, कह रहा है टॉप डिजाइन, जो टॉप डाउन डिजाइन होती है उसमें हर एक मॉड्यूल को क्या तोड़ के छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बांटा जाता है। तो मॉड्यूल को हम लोग क्यों तोड़ेंगे, मॉड्यूल खुद टूटा हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे क्या कह रहा है कि फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल, तो अब हम इतने से देख रहे हैं फ्रॉम इंपोर्ट वाली चीजें, तो इसको देख लेते हैं। तो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल करा हुआ है, हम मैथ डॉट फैक्टोरियल 5 प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारी एरर क्यों आने वाली, क्योंकि फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल मतलब हम लोगों ने यहाँ पे फैक्टोरियल को बुला लिया है। अब फैक्टोरियल ही हम लिखेंगे तभी मेरा ये कोड चलेगा, मगर मैथ डॉट लिख देंगे तो नहीं चलेगा। मैथ डॉट कब लिख सकते थे, अगर हम यहाँ पे लिखते इम्पोर्ट मैथ, तो वही यहाँ पे एरर आएगी कि स्टेटमेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रिंट फैक्टोरियल 5, ठीक है। तो आई होप कि आपको 30 के 30 यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो 30 फिर भी आसान थे, एमसीक्यू ज़्यादा कुछ कठिन था नहीं।
ठीक है, एक दो क्वेश्चन बीच में थे जो थोड़ा घुमाने वाले थे, क्योंकि उनमें डेफिनेशन ही इस तरह से लिखी हुई, थोड़ा ध्यान से उसको पढ़ना होगा आपको। तो इसी तरह से हमारा प्लेसमेंट ड्राइव एमसीक्यूज इन पाइथन का पार्ट 11 कंप्लीट होता है।